बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम लीनियर मैपिंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्दर हम इसकी तीन मेन टाइप्स ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लीनियर मैपिंग्स या लीनियर फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर फंक्शंस इन रियल, कि रियल में लीनियर फंक्शन से क्या मुराद है। ठीक है, रिकॉल दैट a real function of the form f of x is equal to ax plus b where a and b are any real constant and a not equal to 0 is called linear functions। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं रियल फंक्शन, जिसमें a और b जो है ये रियल कांस्टेंट है और a पे कंडीशन है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल होगा b के, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, फिर वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि a पे कंडीशन है कि a ज़ीरो नहीं होना चाहिए और a और b दोनों रियल कांस्टेंट हों। तो इस तरह के हम फंक्शंस को कहते हैं लीनियर फंक्शंस। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शंस। ठीक है, नाउ वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शंस which is similar to linear function in real but its geometric meaning in our visualization is different from real linear function। यानी कि इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन जो है वो भी लीनियर यानी कि रियल लीनियर फंक्शंस की तरह ही है, इसकी तरह ही है, यानी कि उसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है या विजुअलाइजेशन है वो डिफरेंट है इनसे। क्योंकि ये देखें कि f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन जो है ये कार्टेशियन प्लेन में लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है यानी कि f ऑफ z इज इक्वल टू ए जी प्लस बी, और यहाँ पे a और b ये दोनों कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है और a पे कंडीशन है कि वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, a नॉन ज़ीरो है। तो देखिए कि डेफिनेशन तो इनकी सेम ही है। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे f ऑफ z इज इक्वल टू ए जी प्लस बी। रियल में क्या था, a b रियल कांस्टेंट थे और कॉम्प्लेक्स में a और b कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस यानी कि ज्योमेट्रिक मीनिंग इन दोनों के डिफरेंट है। यानी कि ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो f ऑफ z इज इक्वल टू ए जी प्लस बी है ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें तीन तरह की मैपिंग्स हो रही हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्नीफिकेशन। इसको हम लेक्चर के लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन है ये कंपोजिशन है ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग दोनों के डिफरेंट है। यानी कि ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इसमें तीन तरह की मैपिंग्स हो रही हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले हम इन तीनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं, देन हम इनको लास्ट पे कंबाइनली डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास लीनियर मैपिंग्स की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज रोटेशन एंड थर्ड वन इज मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले हम इनका मतलब समझते हैं। ठीक है, देन हम इनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्नीफिकेशन को देखते हैं कि इनका बेसिकली मतलब क्या है, फिर हम इनको डिफाइन करेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या है, अंडर दिस मैपिंग शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिजर्व्ड बट ट्रांसलेट अलोंग एनी एक्सिस। यानी कि ट्रांसलेशन में क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है और उसकी शेप जो है यानी शेप और साइज वो सेम रहेगा, प्रिजर्व्ड रहेगा। ठीक है,
बस वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, लेट्स से कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। अब देखिए कि ये जो इसकी शेप है ये चेंज नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। साइज भी यही रहेगा इसका, ना ये बड़ी होगी ऑब्जेक्ट या ना ही छोटी, यानी कि इसका साइज और शेप प्रिजर्व रहेगी, बस ये ट्रांसलेट करेगा। यानी कि लेट्स से हम कह देते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसने मूव करके ये यहाँ पे अब आ गया, ठीक है। ये यानी कि ट्रांसलेट करेगा, सिर्फ मूवमेंट होगी ट्रांसलेशन में, यानी कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। यानी कि उसका जो साइज है और शेप है वो बिल्कुल वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगी, ठीक है, और साइज भी सेम ही रहेगा, बस वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। मूवमेंट होगी ट्रांसलेशन में। अब हम देखते हैं कि रोटेशन का क्या मतलब है, कि इन रोटेशन साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिजर्व्ड, यानी कि इसमें भी क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की जो साइज और शेप है वो सेम रहेगी, बट ओनली रोटेट, यानी कि वो रोटेट करेगा। जिस तरह कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो अब इसका साइज और शेप यही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, बस ये रोटेट करेगा। लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये रोटेट कर गया 90 के एंगल पे, यानी कि जब ये रोटेट होगा तो इसकी फिर ये शेप होगी, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से होगा। अब देखिए कि पहले रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल ही है, उसकी शेप वही है, साइज भी वही है, बस उसने रोटेट किया है 90 के एंगल से। तो रोटेशन में सिर्फ ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। और मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि अंडर दिस मैपिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज। मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होगा, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास अगर रेक्टेंगल थी पहले, ठीक है, ये इस तरह से ये रेक्टेंगल थी, तो अब मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि इसका साइज चेंज होगा। साइज चेंज होके लेट्स से हम कह देते हैं कि ये अब ये ट्राइंगल मैग्नीफाइड हो गया है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो गया है। साइज शेप वही रहेगी, अगर ट्राइंगल रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगी, ठीक है, बस उसका साइज चेंज होगा। यानी कि साइज अगर पहले ये था तो साइज अब मैग्नीफाइड होके इंक्रीज हो गया उसका साइज, तो मैग्निफिकेशन में ये होगा। अब हम इन तीनों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेशन, अ कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन टी ऑफ जी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है, इज इक्वल टू जी प्लस बी वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन है टी ऑफ जी विच इज इक्वल टू जी प्लस बी, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और बी पे कंडीशन है कि वो नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखें बी ज़ीरो अगर हो गया तो ये फिर टी ऑफ जी ये तो इक्वल होगा जी के, जो कि आइडेंटिकल मैपिंग होगी, ठीक है। यानी कि इसमें तो फिर कोई ट्रांसलेशन होगी ही नहीं, ठीक है। यानी कि अगर ये पहले ऑब्जेक्ट था कोई जी, तो अंडर दिस मैपिंग यानी कि टी एफ जी यानी कि अंडर दिस ट्रांसलेशन वो फिर यही रहेगा अगर बी ज़ीरो होगा तो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि बी ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बी अगर जी ये था तो जब ट्रांसलेट करेगा, ये ट्रांसलेट होकर यहाँ पे आएगा जब ये ऑब्जेक्ट, तो ये जी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, बी इसमें ऐड हो जाएगा, बी यहाँ पे ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इफ वी सेट z is equal to x plus iota y and b is equal to x naught plus iota y naught in 1, then we obtain t of z is equal to z की जगह हमने x plus iota y पुट किया और b की जगह x naught plus iota y naught पुट किया, तो हमारे पास ये रियल में ऐड होगा x प्लस x naught प्लस iota y प्लस y naught, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि thus the image of the point x comma y under t is the point x plus x naught y plus y naught, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पहले पॉइंट ये था जिसके जो कोऑर्डिनेट है x y हैं, ठीक है, x कामा y हैं, तो जब ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे आएगा तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट्स के वो होंगे x प्लस एक्स नाट कामा y प्लस y नाट, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशन आ जाएगी,
तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो यहाँ पे b है ये बेसिकली ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये b 0 हो गया तो उसमें फिर कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, यानी कि मूवमेंट ही नहीं होगी। तो b यहाँ पे मूवमेंट को शो कर रहा है। इसको अगर ग्राफिकली समझें तो ये देखें, ये हमारे पास जी प्लेन है, ठीक है। पहले हमारे पास ये कोई पॉइंट था, ठीक है, जिसको हमने एक्स कामा वाई कहा। तो जब ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ गया तो अब ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्लस एक्स नॉट, ठीक है, कामा वाई प्लस वाई नॉट। तो ये अगर पॉइंट ये था तो ये ट्रांसलेट होने के बाद उसके ये कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, पॉइंट के। अगर ये z था तो ये फिर t ऑफ z होगा, ठीक है, यानी ट्रांसलेशन होगी इस पॉइंट की। ये पॉइंट z था तो ये ट्रांसलेशन होने के बाद ये t ऑफ z हो गया। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट एक्स वाई था तो ट्रांसलेशन के बाद उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स प्लस एक्स नॉट कामा वाई प्लस वाई नॉट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं ट्रांसलेशन को। Find the image s dash of the square with vertices at 1 plus iota, 2 plus iota, 2 plus 2 iota and 1 plus 2 iota under the linear mapping t of z is equal to z plus 2 minus iota। ठीक है, कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है 1 प्लस iota, 2 प्लस iota, 2 प्लस 2 iota और 1 प्लस 2 iota, ठीक है। इसका हमने इमेज फाइंड करना है, ठीक है, अंडर दिस लीनियर मैपिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो स्केयर के वर्टिसेस हमें गिवन है इनसे हम स्केयर को प्लॉट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए पहला क्या पॉइंट है 1 प्लस आयोटा, यानी कि हम इसको अगर पॉइंट पेयर में ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 1 कामा 1, ठीक है। तो ये 1 कामा 1 कहाँ पे होगा, x के लॉन्ग 1 और y के लॉन्ग 1, ये पॉइंट आएगा 1 कामा 1। यानी कि इस तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो 1 प्लस आयोटा ये होगा, 2 प्लस आयोटा का मतलब है x के लॉन्ग 2 और y के लॉन्ग 1, यानी ये x के लॉन्ग 2 और y के लॉन्ग 1 यूनिट, ये पॉइंट आएगा। इसी तरह से ये 2 प्लस 2 आयोटा ये पॉइंट आएगा और 1 प्लस 2 आयोटा ये पॉइंट आएगा। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक स्केयर बनेगा, ठीक है। हमने इसका इमेज फाइंड करना है अंडर दिस लीनियर मैपिंग। तो ये हमारे पास बेसिकली ट्रांसलेशन ही है ना, टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी प्लस 2 माइनस योटा। यहाँ पे ये जो 2 माइनस योटा है ये हमारे पास यहाँ पे बी है, ठीक है, ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये बी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि 1 प्लस आयोटा ये वाला जो पॉइंट है हमने देखना है कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, यानी कि ये ट्रांसलेट होके कहाँ पे जाएगा। इसी तरह से इस पॉइंट को चेक करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यानी कि इन चारों पॉइंट्स को हम ट्रांसलेशन चेक करेंगे कि ये चारों पॉइंट ट्रांसलेट होके कहाँ पे जाएंगे और ट्रांसलेट होने के बाद हमारे पास स्केयर बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एट जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, हम पहला पॉइंट ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा। तो अगर ये हमारे पास पॉइंट है जी तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी टी ऑफ जी, ठीक है। इस जी को टी ऑफ जी में पुट करेंगे तो हमें T3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट लें 2 प्लस आयोटा, अगर ये जी है तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी टी ऑफ जी, यानी कि इस जी को टी ऑफ जी में पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट के लिए 4 प्लस आयोटा, फोर्थ पॉइंट के लिए हमें 3 प्लस आयोटा मिलेगा, ठीक है। तो अब देखें अगर ये पहला पॉइंट था 1 प्लस आयोटा ये वाला, ये जी था, तो जब इसकी ट्रांसलेशन हुई तो ये 3 पे आ गया, यानी कि x3 और यानी 3 प्लस 0 योटा लिख सकते हैं। तो ये 3 प्लस 0 योटा ये पॉइंट है, ठीक है, यानी कि ये फिर ये वाला पॉइंट जो है ट्रांसलेट हो गया यहाँ पे आ गया। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है 2 प्लस आयोटा ये वाला, ये ट्रांसलेट हो गए 4 पे आ गया यहाँ पे। इसी तरह थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, तो ये हमारे पास स्केयर ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास स्केयर था उसका साइज भी वही है, शेप भी वही है, बस उसने क्या किया ट्रांसलेट किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया उसने, ठीक है। तो देयरफॉर स्केयर एस इज मैप्ड ऑन टू द स्केयर बाय ट्रांसलेशन दिस, ठीक है। यहाँ पे जो 2 माइनस होता है ये बी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा रोटेशन, a complex linear function
आर ऑफ जी, आर स्टैंड्स फॉर रोटेशन और पीछे था टी, टी स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है, आर स्टैंड फॉर रोटेशन। आर ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी, वेयर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन है आर ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी, यहाँ पे ए जो है इसका मॉड 1 होना चाहिए और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए ए, इसको हम कहते हैं रोटेशन। अब देखेंगे अगर ए का मॉड 1 ना हो देन द साइज ऑफ आवर फिगर इंक्रीज, हेंस इट इज़ नॉट अ रोटेशन। यानी कि रोटेशन के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो ए है इसका मॉड लाजमी 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉड 1 नहीं होगा तो फिगर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रोटेशन में क्या होता है कि साइज और शेप वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मॉड ए 1 नहीं है तो इस केस में साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम रोटेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि रोटेशन में सिर्फ फिगर रोटेट करती है, साइज और शेप जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मॉड ऑफ ए का 1 होना लाजमी है। इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि अगर मॉड ऑफ ए 1 की इक्वल नहीं है तो किस तरह से वो मतलब उसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको ग्राफिकली हम समझेंगे। आगे देखेंगे इफ़ अल्फा इज़ एनी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन उस केस में हमारे पास ए क्या होगा, अल्फा ओवर अल्फा का मॉड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर ए कोई नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर उस केस में ए इक्वल होगा अल्फा और अल्फा का मॉड। इसको अच्छा देखें कि ये लेट्स से हमारे पास कोई अल्फा है, ठीक है, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब इस अल्फा को इसके मॉड से डिवाइड करेंगे, यानी इसका मॉड क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर, 4 + 5 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 5 आएगा, ठीक है। जब इस नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम कह देते हैं कि ये ए है। तो अब जो ए हमने इसको कहा, ठीक है, यानी कि ये अल्फा को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो इसको हम कह रहे हैं ए है, जो कि इसके इक्वल है। अब देखेंगे जब इसका ए का मॉड लेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। अब इसका मॉड लेके चेक कर सकते हैं तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ये इसमें कह रहा है कि अगर अल्फा कोई भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस अल्फा को कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, ठीक है, तो उसको कह दें कि वो ए है। तो फिर इस केस में ये जो होगा अल्फा ओवर मॉड अल्फा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इसका मॉड 1 होगा, ठीक है। सो फॉर एनी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा वी हैव रोटेशन, ये फिर होगी इस केस में, ठीक है। कोई किसी भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रोटेशन फिर ये होगी कि अल्फा कोई नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स है उसको उसके मॉड से डिवाइड करें तो उस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड बाद में लेंगे तो वो 1 होगा, ठीक है। अगर 1 नहीं होगा तो हमने देखा है पीछे अगर ये मॉड 1 नहीं होता तो उस केस में रोटेशन तो होगी, यानी कि रोटेशन तो होगी लेकिन उस केस में साइज भी इंक्रीज होगा फिगर का, ठीक है। रोटेशन में सिर्फ फिगर रोटेट करनी चाहिए, साइज और शेप चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम ग्राफिकली समझ लेते हैं कि लेट्स से कि ये हमारे पास कोई पॉइंट जी था, ठीक है, ये जी है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल 5 बना रहा है और उसका रेडियस आर है, ठीक है, ये आर उसका रेडियस है। इफ़ वी सेट ए इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अच्छा यानी कि ए हमने कहा ना पीछे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कोई, यानी कि ये अभी हमने कहा था कि रोटेशन यानी आर ऑफ जी किसके इक्वल है, ए जी, और ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए का मॉड 1 है। हम कहते हैं कि अगर ए का मॉड 1 नहीं है, इसको हम देखने लगे हैं कि ए चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर है फिर उसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं और पोलर फॉर्म से हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ए का जो मॉड 1 नहीं है तो उस केस में हम कह देते हैं कि ए इक्वल है फिर आर डैश ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। ये फिर उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ठीक है। जिस तरह हम जी है तो जी को हम लिख सकते हैं आर ई रेज़ टू पावर आयोटा 5, ठीक है। मीन्स कि ये जिस तरह से जी है तो ये जी की पोलर फॉर्म है, जी इज इक्वल टू आर cos 5 प्लस आयोटा साइन 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आर वैसे ही, और ये जो cos 5 प्लस आयोटा साइन 5 है इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 5, ठीक है।
जी कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये उसकी पोलर फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। इसी तरह से ए कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म से फिर उसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर ए का मॉड 1 नहीं है तो उस केस में आर डैश, यानी कि आर ये कुछ भी हो सकता है उसका रेडियस। ठीक है, अगर 1 होता तो ये फिर आर की जगह हम 1 लिखते। अगर हम कहते हैं कि आर 1 नहीं है तो उस केस में क्या होगा फिर कि जब आर ऑफ जी इक्वल था ए इंटू जी, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आर डैश ई की पावर आयोटा थीटा इंटू जी की वैल्यू पुट की आर ई रेज़ टू पावर आयोटा फाइव, और यहाँ से ये इक्वल होगा आर डैश इंटू आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस फाइव। अब यहाँ से देखें कि ये अगर पॉइंट जी था, जो एंगल बना रहा है फाइव पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, और ये इसका रेडियस आर है। ठीक है, इस पॉइंट इसका जी का रेडियस आर है पहले। ठीक है, तो जब ये रोटेट करेगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, रोटेशन उसने कर ली, तो अब एंगल क्या हो जाएगा रोटेशन में, यानी कि ये रोटेशन इसके इक्वल आ गया अब हमारे पास आर डैश इंटू आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस फाइव, यानी कि रोटेशन होने के बाद ये इसके इक्वल है। और यहाँ पे देखें कि इसके साथ ये टर्म आ रही है आर डैश इंटू आर, यानी आर रेडियस था पहले और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आर डैश, यानी कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब रेडियस के साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फिर इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस रोटेशन तो होगी लेकिन साइज भी इंक्रीज होगा उसका। तो हमने पढ़ा है रोटेशन में साइज इंक्रीज नहीं होता, उसमें सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे थे कि ए का जो मॉड है वो 1 होना चाहिए। तो जब ए का मॉड 1 होगा, देखिए जब ए का मॉड 1 होगा तो उस केस में उसकी यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी ए इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। आर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उसका मॉड 1 है, हमें पता है कि आर इक्वल होता है मॉड के, यानी जो भी ए का मॉड होगा। तो इसलिए हम अगर ए का मॉड 1 होगा तो इस केस में आर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो जब आर ऑफ जी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में रेडियस आर रहेगा और सिर्फ यहाँ पे रोटेशन होगी, यानी कि एंगल अगर पहले फाइव था तो रोटेशन के बाद एंगल क्या हो गया थीटा प्लस फाइव, और रेडियस वही है, यानी कि साइज उसका वही है, शेप भी वही है, सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ये वाला ये सिर्फ रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए के इक्वल है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ रियल एक्सिस। रियल एक्सिस क्या है हमारे पास ये वाला, इसका हमने इमेज फाइंड करना है। ठीक है, अंडर द लीनियर मैपिंग, और ये लीनियर मैपिंग है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमने इसका इमेज फाइंड करना है। ठीक है, आर ऑफ जी इक्वल है इसके, और यहाँ पे देखें इसको अगर हम ए कह दें तो क्लियरली इसका मॉड 1 के इक्वल है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसका जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मॉड ए जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे रोटेशन होगी। ठीक है, तो अब हम रोटेशन के लिए एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन किसके इक्वल होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए। अगर इसको हमने ए कहा था तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा tan इनवर्स y ओवर x। y और x दोनों सेम है तो कैंसिल होके 1 आएगा, यानी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है पाई ओवर 4 के। तो इसका मतलब है कि अगर ये हमारे पास पहले रियल एक्सिस था जिसको हम कह देते हैं कि ये z है, तो जब ये पाई बाई 4 इस एंगल से रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं कि ये आर ऑफ जी है, यानी कि अब इसकी रोटेशन हो गई है इसमें, यानी कि पाई बाई 4 एंगल से ये वाला एक्सिस रोटेट हो चुका है। तो रोटेट होने के बाद रोटेशन होने के बाद हमारे पास ये लाइन आएगी। ठीक है, तो ये है कि रोटेशन में कंडीशन है कि ए का मॉड लाजमी 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या है कि अ कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन m ऑफ z इज इक्वल टू ए जी वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a बिलोंग टू r इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, यानी कि a यहाँ पे कोई रियल नंबर होना चाहिए और वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है ना कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो देखें अगर यहाँ पे ये रियल नंबर होगा, यानी कि ये अगर z था
तो ये ए अगर रियल कोई होगा, यानी कि लेट्स से हम कह देते हैं कि 3 है, तो पहले अगर z था तो 3z, यानी कि 3 टाइम इंक्रीज हो चुका है वो, तो इस वजह से ए यहाँ पे रियल होना चाहिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन के केस में। रोटेशन में था कि वो कॉम्प्लेक्स हो और उसका मॉड 1 हो। रियल के केस में, मैग्निफिकेशन के केस में यहाँ पे जो ए है z के साथ, वो कोई रियल नंबर होना चाहिए, ताकि जब वो z से मल्टीप्लाई हो तो वो उसको इंक्रीज कर दे। यानी कि इसमें यही देखना है ना कि साइज इंक्रीज होगा मैग्निफिकेशन में। इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई, देन m ऑफ z किसके इक्वल होगा, फिर a इंटू जी, जी की जगह वैल्यू पुट करें ए एक्स प्लस अयोटा ए वाई। सो द इमेज ऑफ द पॉइंट x कामा वाई इज द पॉइंट ए एक्स कामा ए वाई। ठीक है, ये होगा, यानी कि वो पॉइंट हमारे पास x कामा वाई था, तो जब हमने उसे a से मल्टीप्लाई किया, यानी a कोई रियल नंबर है, तो फिर उसमें ये चेंजिंग आएगी, यानी ए एक्स कामा ए वाई, यानी कि वो इंक्रीज हो जाएगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इसके इक्वल है r e रेज़ पावर अयोटा थीटा के। ठीक है, देन m ऑफ z किसके इक्वल होगा, a इंटू r e रेज़ पावर अयोटा थीटा। a और r को इकट्ठे कर लें, e रेज़ पावर अयोटा थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास, यहाँ से देखें कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे था जिसका रेडियस पहले क्या था r, तो मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइड होने के बाद उसका रेडियस क्या हो चुका है, ए आर, यानी कि ए उसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब इसका यानी कि कह देते हैं कि ये ए आर, ये हो चुका है, ये ए आर है, मैग्नीफाइड हो गया उसका साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें आप कि अगर ए जो है, हमने क्या है कि कंडीशन क्या थी कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर देखें कि ए अगर 0 और 1 के दरमियान हो, देन द मैपिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन नॉट मैग्निफिकेशन। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर ए 0 और 1 के बिटवीन लेते हैं तो उस केस में मैग्निफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन में हमने कहा है कि जो साइज है वो इंक्रीज होता है। तो अगर ए 0 और 1 में है, इसके बिटवीन है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ना कि मैग्निफिकेशन। कॉन्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ मैग्निफिकेशन। यानी इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। अब इस 0 और 1 के बिटवीन आप a को लें, यानी a को अगर मैं ले रहा हूँ 0.2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं 0.2 को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं कह देता हूँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर हमें छोटा मिलेगा 1। ठीक है, ये देखिए कि जब आप a जो है 0 और 1 के बिटवीन, यानी कि a अगर इसके बिटवीन है, तो उसको जब किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर छोटा ही मिलेगा। इसी तरह 0.2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0.2, यानी कि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से और आंसर हमें क्या मिला, 0.2। तो यही है कि अगर ये देखें पहले r उसका यानी कि रेडियस r था, ठीक है, किसी कोई पॉइंट यानी कि अगर उसका रेडियस r था पहले, तो जब a हम 0 और 1 के दरमियान चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जब a मल्टीप्लाई होगा r से, तो आंसर हमें छोटा मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर इस तरह से कह लें कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे z है जिसका रेडियस हमारे पास r है, ठीक है, ये r है, तो जब a हम चूज करेंगे 0 और 1 के दरमियान, तो जब a को हम मल्टीप्लाई करेंगे r से, तो आंसर हमें पता छोटा मिलेगा। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा AR, तो ये तो फिर मैग्निफिकेशन नहीं होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी इसमें। तो ये लिखा हुआ है कि अगर a 0 और 1 के दरमियान होगा तो उस केस में मैपिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन नॉट मैग्निफिकेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कंट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक कि फाइंड द इमेज ऑफ सर्कल सी गिवन बाय, ये हमें गिवन है सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है, अंडर द लीनियर मैपिंग m ऑफ z इज इक्वल टू 3z। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल टू r, रेडियस क्या है हमारे पास 2, e की पावर
अयोटा थीटा। ठीक है, अच्छा ये था पहले हमारे पास सर्कल जिसका रेडियस 2 है, यानी कि सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 है, ये था, ये हमारे पास जी है। तो फिर एम ऑफ जी क्या होगा, यानी कि एम ऑफ जी क्या होगा, फिर सिंपल जी इसमें पुट करेंगे, यानी कि 3 वैसे ही, और जी यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 2 ई की पावर अयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ से 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा, और ई की पावर अयोटा थीटा वैसे ही। तो एम ऑफ जी यहाँ पे हमारे पास एम ऑफ जी भी क्या है हमारे पास, ये भी, यानी कि ये सर्कल की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि जिसमें रेडियस 6 है तो ये होगा एम ऑफ जी, यानी कि पहले अगर रेडियस 2 था तो अब ये सर्कल आ गया जिसका रेडियस 6 है, और इसको हम कह देंगे ये एम ऑफ जी है, यानी कि ये सर्कल मैग्नीफाइड हो गया है, उसका साइज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं, अगर एम ऑफ जी इक्वल है 3g के तो दोनों तरफ मॉड लें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये 3 को मॉड से बाहर निकाल लें, 3 इंटू मॉड ऑफ जी, मॉड ऑफ जी किसके इक्वल है 2 के, तो 3 इंटू 2 6, यानी कि ये मॉड ऑफ एम ऑफ जी इक्वल है 6 के। तो ये भी सर्कल की ही मतलब इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 6 है। सो इमेज सी डैश ऑफ सी इज अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 6। ठीक है, ये एग्जांपल थी मैग्निफिकेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहले हमने ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन इनको सेपरेट पढ़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको कंबाइनली। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू सी, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर मैपिंग। अगर देखें, अगर कहते हैं अगर ए 0 हो तो उस केस में एफ ऑफ जी इक्वल होगा बी के, और ये कांस्टेंट मैपिंग होगी। इसी वजह से कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ए कोई नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि एफ ऑफ जी ये जो है ए जी प्लस बी ये लीनियर मैपिंग है। अगर ए 0 हो जाएगा तो उस केस में हम इस मैपिंग को कहेंगे ये कांस्टेंट मैपिंग है, जो कि मैप्स करेगी एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑन टू सिंगल पॉइंट बी, यानी कि यहाँ पे आप जो मर्जी फिर पॉइंट जी लें वो बी के ऊपर ही मैप होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो पहली टर्म है इसको मॉड ए से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, यानी कि इस तरह से मॉड ए के मॉड से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया प्लस बी वैसे ही। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ जी अगर इसके इक्वल है तो यहाँ से ये जो ए का मॉड है, चूँकि ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने पढ़ा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो ऑलवेज रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो मॉड ए है ये रियल नंबर है, और अभी हमने देखा है कि अगर जी के साथ रियल नंबर को ये होगा ए तो वो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्निफिकेशन होगी उसमें। ठीक है, तो ये जो मॉड ए है ये इससे मैग्निफिकेशन होगी। ठीक है, ये मॉड ए मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो ए ओवर मॉड ऑफ ए है, ठीक है, ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका मॉड लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। ये भी हमने देखा अभी पीछे। तो इसका मतलब है ये इसका मॉड होल का मॉड 1 है, तो इसके 1 होने की वजह से ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रोटेशन में हमने यही पढ़ा था कि जी के साथ जो ए आ रहा है उसका मॉड 1 होना चाहिए, तो इसका मॉड 1 है, इससे रोटेशन होगी। और ये जो बी है ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो वी कैन से a general linear mapping is the composition of the magnification, rotation and translation, यानी कि ये जो जनरल लीनियर मैपिंग है ये मैग्निफिकेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन की कंपोजिशन है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि एक एग्जांपल में कि मैग्निफिकेशन भी होगी, रोटेशन भी होगी उसमें और ट्रांसलेशन भी हो रही होगी। तो हम एग्जांपल हमारे पास फाइंड द इमेज ऑफ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस, जिसके ये हमें वर्टिसेस दिए गए हैं अंडर द लीनियर मैपिंग एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 4 अयोटा जी प्लस 2 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम डायरेक्टली इसका इमेज फाइंड करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर ये हमारे पास वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, रेक्टेंगल के सॉरी, तो इनका हमने इमेज फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो हम क्या करेंगे, ये पहले ये पॉइंट कंसीडर करेंगे
इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसी तरह से सेकंड पॉइंट को, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये कुछ आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से तो जब इसको ये हमारे पास इमेज आ चुका है इन पॉइंट्स का। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है, पहले हम इसको प्लॉट करते हैं जो हमें गिवन रेक्टेंगल है, इनके -1 प्लस अयोटा, वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे -1, ये अयोटा प्लस 1। ठीक है, x के लॉन्ग +1 y के लॉन्ग +1, तो ये होगा यहाँ पे। फिर x के लॉन्ग 1 y के लॉन्ग 2, ये पॉइंट आएगा। x के लॉन्ग -1 y के लॉन्ग 2, ये पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी इस तरह से। ठीक है, ये वाली हमने इस रेक्टेंगल का इमेज फाइंड करना था। हमने क्या किया कि पहले ये पॉइंट कंसीडर किया, z = -1 प्लस अयोटा, इसका इमेज फाइंड किया इस पॉइंट का पहले। तो वो इमेज क्या होगा, यानी अगर ये z पॉइंट है तो इसका इमेज f(z) होगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो इससे भी देखेंगे हम कि रेक्टेंगल अब हमारे पास बन रही है कि नहीं। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, -2 माइनस अयोटा, यानी कि x के लॉन्ग -2 माइनस अयोटा, ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है -2 7 x के लॉन्ग, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है -2 माइनस अयोटा, ये वाला पॉइंट होना था, ये पॉइंट -2 माइनस अयोटा, -2 प्लस 7, ये यहाँ पे। ठीक है, फिर -6 7 अयोटा, -6 यहाँ पे, और ये 7 अयोटा, -6 -1, ये -6 और -1, तो ये हमारे पास उस इमेज आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल थी हमारे पास इस तरह से पहले, इसका ये इमेज आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये जो लीनियर मैपिंग हमें गिवन थी, इसको हम एज ए कंपोजिशन ऑफ रोटेशन, मैग्निफिकेशन और ट्रांसलेशन के इस तरह से देखते हैं। ठीक है, इनकी कंपोजिशन में देखते हैं कि ये जो लीनियर मैपिंग थी इसमें किस तरह से रोटेशन हो रही है, मैग्निफिकेशन हो रही है और रोटेशन हो रही है, इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब देखें कि f(z) इक्वल है 4 अयोटा z प्लस 2 प्लस 3 अयोटा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू अयोटा z प्लस 2 प्लस 3 अयोटा, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे z के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर इसको हम a कह दें तो ये जो a है अयोटा, इसका मोड यानी अयोटा का मोड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये अयोटा जो है इससे तो रोटेशन होगी, क्योंकि अयोटा का मोड 1 है तो रोटेशन होगी। तो एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा, वो आप चेक करेंगे तो वो आएगा π/2 के। ठीक है, tan इनवर्स y/x करेंगे, tan इनवर्स y 1 है और x 0 है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 के ऊपर, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है 90 के एंगल से रोटेट होगी। ठीक है, ये अयोटा रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 के एंगल से रोटेट होगी, और ये 4 फिर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये कोई रियल नंबर है और ग्रेटर देन 1 0 है, यानी कि 4 ग्रेटर देन 0, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मैग्निफिकेशन की कि m(z) अगर इक्वल है az के, तो a यहाँ पे रियल हो और ग्रेटर देन 0 हो, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये जो 4 है ये मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो रेक्टेंगल होगी 90 के एंगल से रोटेट होगी और उसमें 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 4 टाइम वो मैग्नीफाइड हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो 2 प्लस 3 होता है ये इस फैक्टर से वो ट्रांसलेट होगी। ठीक है, यानी यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द लीनियर मैपिंग f(z) इज इक्वल टू 4 अयोटा z प्लस 2 प्लस 3 अयोटा इन एग्जाम्पल कैन आल्सो बी व्यूड एज कंपोजिशन ऑफ रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, जो एंगल ऑफ रोटेशन है हमारे पास वो π/2 के इक्वल है, और वो ये जो 4 है यानी कि वो रोटेट होगी थ्रू एन एंगल π/2, ये मैंने जो बताया आपको कि यानी 90 के एंगल से वो रोटेट होगी और मैग्नीफाई होगी बाय 4, यानी 4 टाइम वो मैग्नीफाइड होगी
और ट्रांसलेट होगी बाय 2 + 3 आयोटा, यानी कि ये जो 2 + 3 आयोटा है इस फैक्टर से वो ट्रांसलेट होगी। तो इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास पहले ये ट्राइंगल थी, ठीक है, ये पहले ट्राइंगल थी, तो वो उसने क्या किया कि 90 के एंगल से वो रोटेट हुई, यानी कि हमें मैपिंग क्या गिवन थी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 4 आयोटा जी प्लस 2 + 3 आयोटा, ये हमें मैपिंग गिवन है। यानी कि यहाँ पे जी के साथ आयोटा है तो आयोटा का मोड 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब रोटेशन होगी आयोटा की वजह से, तो एंगल ऑफ रोटेशन 90 आया, यानी कि ये 90 के एंगल से यहाँ पे ये रोटेट होगी, ठीक है, रेक्टेंगल। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था जो कि रियल नंबर था, तो इसका मतलब ये 4 टाइम इसका साइज इंक्रीज होगा, तो ये इस तरह से, ठीक है, ये मैग्नीफाइड हो चुका है, मैग्नीफिकेशन बाय 4, यानी कि इस फैक्टर से ये मैग्नीफाई होगी रेक्टेंगल, और यहाँ से फिर वो ट्रांसलेट होगी बाय दिस फैक्टर, यानी कि ये ब्लैक मैग्नीफाइड को शो कर रहा है, और यहाँ से ब्लैक से फिर ये जो ब्लू है ये यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुकी है रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये थी एक एग्जांपल जिसमें हमने ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्नीफिकेशन को देखा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम ही रखेंगे आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।